नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत सियासी खबरों के साथ। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। बीजेपी ने हिमाचल के चारों लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस बार बीजेपी ने 2 मौजूदा सांसदों को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, वहीं 2 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। शनिवार के दिन बीजेपी ने अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें हिमाचल के भी चारों लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी ने लंबे मंथन के बाद आखिरकार अपने 2 मौजूदा सांसदों पर एक बार फिर भरोसा जताया, जिसमें हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी लोकसभा क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा को बीजेपी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। दोनों ही सांसदों ने पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया और जीत का दावा भी किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चौथी बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। हमीरपुर की जनता पहले भी 3 बार मुझे यहाँ से जिता चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार चौका भी लगाएगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने में हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का और समस्त जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं सबसे पहले पार्टी हाईकमान का, केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और अपने प्रांत के नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जगत नड्डा जी, शांता कुमार जी, प्रेमकांत धूमल जी, सतपाल सत्ती जी, संपूर्ण नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। छोटी काशी मंडी के जो देश का दूसरा बड़ा चुनाव क्षेत्र है, उससे पुनः हिमाचल की जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया है। उधर कांगड़ा और शिमला सीट से मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है। कांगड़ा से शांता कुमार की बजाय उनके करीबी और गद्दी समुदाय में पैठ रखने वाले किशन कपूर को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। उधर शिमला से 2 बार सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप का टिकट काटकर बीजेपी ने विधायक सुरेश कश्यप पर भरोसा जताया है। बहरहाल बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही इंतजार अब इस बात का है कि कांग्रेस कब तक अपने पत्ते खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हिमाचल। तो हरियाणा की लोक गायिका और चर्चित सीरियल बिग बॉस का हिस्सा रही सपना चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि सपना चौधरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र राठी ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। सपना चौधरी हरियाणा की डांसर और गायिका हैं। सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत ऑर्केस्ट्रा के साथ की। अपने घर को संभालने के लिए उन्होंने डांस को अपना करियर चुना। वो हरियाणा के कई रागनी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती थी, स्टेज शो भी करती थी। सपना चौधरी कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सपना वीरे की वेडिंग फिल्म के साथ हट जाताओ के गाने में भी नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने अभय देओल की फिल्म नानू की जानू में भी काम किया है। और उधर बीजेपी भी अभी तक हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। बीजेपी में लगातार मंथनों का दौर जारी है। शुक्रवार को भी दिल्ली में टिकटों पर मंथन हुआ, लेकिन नामों का ऐलान नहीं हो पाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने के मुताबिक बैठक में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो चुकी है और अब आला कमान तय करेगा कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को टिकट देनी है और कब उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है। हालांकि सुभाष बराला ने यह भी कहा कि आने वाले हफ्तों में हरियाणा के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। देखिए, पूरी जो हमारी चर्चा हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक में हुई थी, उसकी चर्चा कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में हुई है। पूरी राजनीतिक जो स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, उस पर चर्चा हुई और एक एक सीट पर जो उम्मीदवार हमारे सूची में आए थे उनके नामों के ऊपर चर्चा आई है
और अभी केंद्रीय हाईकमान इस बात पर विचार करेगा कि किसको टिकट दी जाए और कब सूची ये जारी की जाए। अब ये सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। ये हो सकता है कि शायद इस अगले सप्ताह में भी आ जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अपने तरीके से इसकी घोषणा करने वाला है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ में अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है। इसके साथ ही पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की भी यहां सिफारिश की गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए अभय ने कहा कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर से उन 4 इनेलो विधायकों को निष्कासित करने के लिए कहा है जो जेजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें नैना चौटाला, पृथ्वी नंबरदार, राजदीप फोगाट और अनूप धानक शामिल हैं। इसके साथ ही भाजपा में शामिल हुए रणबीर गंगवा को भी डिस्क्वालीफाई करने की मांग की है। जो 4 लोग अपने आप को जजपा के समर्थित कहते हैं, जो कहते हैं कि हम जजपा में शामिल हैं, आज ही हमने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और स्पीकर से मांग करी है कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले इन 4 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जहां इन 4 को डिस्क्वालीफाई के लिए लिखा है, वहीं रणबीर सिंह गंगवा जो हमारी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, उसके लिए भी चिट्ठी लिखी है कि इसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। वहीं गठबंधन की चिट्ठी डस्टबिन में डालने वाले बयान पर अभय ने कहा कि वो सुभाष बराला के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, जिस पर बराला ने पलटवार किया। स्टेट का प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया पिट गया। कैसे अनुभवहीन लोगों को प्रधान बना रखा है। पहले बराला ये दिखाए कि चिट्ठी उसको दी किसने। बराला को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बराला नहीं माफी मांगेगा तो 100% हम उसको लीगली एग्जामिन करवाएंगे। हमारी पार्टी पे कोई इस तरह के लाछन लगाए, हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम उसके लीगल ओपिनियन लेकर के इसको लीगल नोटिस भी देंगे और 100% हम इसके खिलाफ डिफेमेशन का केस भी करेंगे। देखिए, उनके पास और कोई काम नहीं है, आजकल पार्टी का काम तो है नहीं, तो इस प्रकार की जो फालतू बातें हैं उन्हीं में उनका समय लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने जो भी काम करना है अपना वो काम करें। लीगल कार्रवाई की बात भी उन्होंने, कोई भी काम वो करना है, लीगल करें, कुछ भी करें, ये उनकी छुट्टी है, कोई काम कर सकते। अभय सिंह चौटाला, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक रूप में पूरी तरह से वो हतोत्साहित हो गए हैं, क्योंकि उनके घर में जिस प्रकार की लड़ाई है उसके कारण से आज उनका मनोबल पूरी तरह से गिरा हुआ है। इसी प्रकार से दुष्यंत चौटाला, इस पूरे परिवार का आज के दिन इनको लगता है कि अब राजनीतिक अस्तित्व जो इनका है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। इसलिए कभी जेजेपी के नेता, कभी आईएनएलडी के नेता इस प्रकार की पता नहीं किस किस प्रकार की स्टेटमेंट देते। और जहां तक इनके इस्तीफे की बात है, ये मामला ये विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का मामला है। सर, कोई चिट्ठी कोई नहीं मिली थी जो आपने पढ़ी? देखिए, मैंने कहा कि ये चिट्ठी तो यही लोग कह रहे थे कि हमने चिट्ठी लिखी, हमने क्या किया, हमने ये किया। हमने कभी ये नहीं कहा भी हमें कोई चिट्ठी मिली। ये तो खुद अभय सिंह चौटाला के बेटे ने इस प्रकार की बात जनसभा के अंदर कही, और ये तो वही बताएंगे कि किसकी चिट्ठी कहाँ किसने लिखी। इसलिए इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि वो दुष्यंत चौटाला को लोकसभा से निष्कासित करवाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। हालांकि मौसम चुनावी है और सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही हैं, लेकिन इस वक्त में इनेलो के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक जरूर हो सकता है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और चलिए बात कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जीत के लिए रणनीति तैयार की। दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि पार्टी 26 मार्च से परिवर्तन यात्रा निकालेगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनावी रणनीति तय की गई और इस मौके पर पार्टी के सभी दिग्गज बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बताया कि पार्टी 26 मार्च से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी और इसके तुरंत बाद लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यात्रा हरियाणा की 6 दिन में हम करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इसमें शामिल होंगे और परिवर्तन हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार में परिवर्तन हो, परिवर्तन राज्य सरकार में हरियाणा में हो। 10 सीटों पर उम्मीदवार कब तक आप तय करेंगे? जो 10 सीटें और मेरे ख्याल में परिवर्तन यात्रा के तुरंत बाद। हालांकि समन्वय समिति बैठक में पार्टी में समन्वय बिठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं पार्टी की गुटबाजी और कड़वाहट नजर आ गई। महासचिव बार बार मंच से ये कहते नजर आए कि किसी नेता की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की नारेबाजी होनी चाहिए। गुटबाजी को खत्म करने की उनकी तरफ से कोशिश है, लेकिन क्या जो हरियाणा के नेता है या कार्यकर्ता है ये खत्म होने देंगे? हम तो अपने नारे कभी भी नहीं लगवाते हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी जो है पार्टी के अंदर है, पार्टी सशक्त है तो नेता सशक्त है। पार्टी अगर सशक्त नहीं है तो नेता चाहे कितना ही बड़ा हो जाए वो कुछ भी नहीं है। इस पार्टी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में जो है इसमें करोड़ों करोड़ों सदस्य हैं और इसके अंदर हजारों जो है नेता हैं, तो इसलिए कभी कभी कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, वो होना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब अगर किसी का कोई विचारों में कोई मतभेद है या कोई अगर अलग विचार है तो हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के अकबर रोड पर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। जाहिर है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राह आसान नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां बीजेपी हरियाणा के लिए अपने लगभग सभी संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस अभी अंदरूनी कलह निपटाने में उलझी हुई है। हुड्डा अभी रोड शो कर रही हैं, तो आजाद सभी को हरियाणा की सैर पर ले जाना चाहते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस की लिस्ट कैसी रहेगी। दिल्ली से रंजिता, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सियासी अखाड़े के बाद बात कुछ और अहम खबरों की। करनाल पुलिस ने इनामी बदमाश जब्बर सिंह उर्फ जबरा को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस अपराधी पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे, जिसे लेकर पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 5 लाख का इनामी बदमाश ढेर। जब्बर उर्फ जबरा के आतंक से मिली निजात। करनाल पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मुहिम में उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब एक एनकाउंटर में इनामी बदमाश जब्बर सिंह उर्फ जबरा को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए जबरा पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे, जिसे लेकर पुलिस को लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। अपराध की दुनिया का खुद को सिकंदर समझने वाला जब्बर सिंह पैरोल पर बाहर आया और फिर कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। जबरा ने करनाल में ही हत्या की 2 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके बढ़ते अपराध को देखते हुए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। तो हम तो इमीडिएटली जो है उसने फायर जब किए पुलिस पार्टी पे, तो तुरंत काउंटर फायर या अपनी सेफगार्ड करने के लिए जब उसने फायर किया तो इसको इमीडिएटली कुछ फायर उसको भी लगे और उसके तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। सर कितने को मामलों में ये वंचित था? ये कम से कम 15 मुकदमे हैं, जिसमें ऑलरेडी ये 302 में कन्विक्टेड था और पेरोल जंप कर ली थी। और कम से कम काफ़ी मुकदमे हत्या के, लूट के, डकैती के, 2 तो हत्या के हमारे मुकदमे इसके करनाल के ही हैं और 5 लाख रुपए का इनाम था। मतलब स्टेट लेवल का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर जबरा दिल्ली नंबर की गाड़ी में बड़ा गांव की तरफ घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके
गांव के आसपास घेराबंदी कर दी। इसके बाद खुद को घिरा देख जब्बर सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मोस्ट वांटेड जबरा को ढेर कर दिया। जो वेपन भी, जो रिवॉल्वर है, ये जो बबली हत्याकांड हुआ था, जो बबली का वेपन था रिवॉल्वर, वो वेपन है जो इसके पास मिला है। मेहनत करी है काफ़ी दिन से, आप सभी जानते हो कि प्रेशर भी था पब्लिक का, और ये टीम पिछले 3 महीने से लगातार इस टारगेट पे थी। आपको बता दें कि पिछले साल अंजनथली गांव के पूर्व सरपंच बबली और उसके रिश्तेदार की हत्या समेत कई मामलों में पुलिस को जबरा की तलाश थी और आखिरकार आतंक का नाम बन चुके जब्बर सिंह उर्फ जबरा को खत्म कर दिया गया। करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सोहना के भौंडसी में घर में घुसकर परिवार से मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन गुंडा राज की जो तस्वीरें सामने आई, उसने हरियाणा पुलिस और उसके दावे सेवा सुरक्षा सहयोग के नारों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। घर में क्यों घुस रहे तुम? 1, 2, 3, 4 कहां तक गिनती करेंगे आप? इनकी संख्या महज 1, 2, 3, 4 या 10 नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है, जो एक निहत्थे परिवार की जान लेने पर उतारू है। इंसान के भेष में ये शैतान यहाँ इस परिवार के साथ खूनी होली खेल रहे थे। दिन होली का था, वक्त दोपहर का। परिवार क्रिकेट खेल रहा था कि तभी कुछ युवकों के साथ उनकी क्रिकेट को लेकर कहासुनी हो गई। लेकिन हैरानी देखिए, जरा सी बात का क्या खूनी अंजाम देखने को मिला। पूरी भीड़ एक निहत्थे परिवार पर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला करने पहुंच गई। कुछ घर के अंदर घुस गए, कुछ ने घर के बाहर मोर्चा संभाला। किसी तरह महिलाओं और बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बदमाशों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। महिलाओं की दुहाई दी गई, बच्चों की दुहाई दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटे मत मारो भाई, बच्चे को क्योंकि उनके सर पर खूनी भूत सवार था। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, बच्चों को भी यहाँ पटक पटक कर पीटा गया। घर के मेहमानों को छत से नीचे फेंक दिया गया। कुछ भी नहीं था। हमने अपने बच्चों को छोटे छोटे को रूम में बंद कर दिए। बच्चे उसमें घुस गए, कपड़े रखने वाली अलमारी के अंदर, उसमें से भी निकाल के बच्चों को फेंक के मारा। डरियाए हमने कमरे में बंद कर दिया। तो बच्चे को क्या कसूर है छोटे छोटा का? और बच्चे अपने आप को, कोई बेड के नीचे घुस गया बच्चा, तो घर तोड़ दिया हमारा पूरा। हम ऊपर छत पे चले गए, हमारे मेहमान आए हुए थे, उसको छत से नीचे फेंक दिया, उसका पैर टूट गया। तो वे इतने दबंगे कि हम पड़ोसियों से कहने लगे हमें अपने घर में घुसा लो। पड़ोसी ये कहने भैया हमें मरना नहीं है उनसे। मैं तो ये चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई, जो वीडियो में है वही कानूनी कार्रवाई, असलियत बंदे उसमें आए। ये लोग कौन है, आप जानते हैं इन लोगों को जो इन लोगों ने अटैक किया था? मैं इनको चेहरे से पहचान सकता हूँ, वैसे मैं जानता नहीं हूँ। नए गाँव के बंदे हैं ये। पूरा परिवार इस भयानक वारदात के बाद डरा हुआ है। आंखें नम है, डर जहन में बैठ गया है, कहीं कोई फिर हमला न हो जाए। मैं इतना हाथ हूँ, मेरे बच्चे डरे हुए, मेरी बेटी डरी, मेरे बच्चे सब डरे। हम पापा यहाँ नहीं रहेंगे, अपने गांव चले जाएंगे। हम तो यहाँ कमाने खाने आए हैं और मेरे बच्चे कह रहे इसको पापा भेज दो बगान को, हम नहीं रहेंगे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आते रहेंगे, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होती रहेगी। एक अरेस्ट हो गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक अरेस्ट हो गया है तो पहचान कुछ हद तक हो पाई है। आगे भी कोशिश चल रही है और जो लोग थे इसमें वो उसकी पहचान की कोशिश चल रही है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ऑन है और हम अपने कई माध्यम से कोशिश कर रहे हैं पहचान करने की। परिवार के किसी सदस्य ने खौफ के इन पलों में उस वीडियो को बनाने की हिम्मत भी दिखाई, नहीं तो शायद ये हकीकत यूं ही दब जाती और भीड़ और बदमाशों की ये काली हकीकत महज पीड़ितों की बातों तक ही सीमित रह जाती। सोहना से संजय राघव और धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा।
तो वहीं हिसार के बालसमंद बोरवेल से बाहर निकाले गए 1.5 वर्षीय नदीम को अग्रोहा मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां शुक्रवार रात को नदीम की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नदीम को निमोनिया हो गया है, जिसके बाद नदीम को वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि सीएमओ का कहना है कि नदीम की तबीयत में अब सुधार है। नदीम जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा, इसलिए उसे हिसार के एडवांस चिकित्सा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। कल रात से इस समय बहुत बेहतर है। कल की और आज में कंडीशन में काफ़ी आराम है बच्चे के। जो पैरामीटर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अच्छी रिपोर्ट दे रही है। बच्चा अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 24 से 48 घंटे थोड़े क्रिटिकल होते हैं बच्चे के लिए। पता है कि बच्चे के पैरामीटर्स जब इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो उसमें हमें महसूस हुआ कि इससे थोड़े एडवांस सेंटर में, जहाँ पे जो एक पीडियाट्रिक्स ICU में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनके अधीन इसको रखा जाए तो बेहतर होगा। दंगल गर्ल और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है। बबीता ने सब इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए अर्जी लगाई है। वहीं हाईकोर्ट ने इस बारे में खेल सचिव को नोटिस जारी किया है। 9 मई तक इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि बबीता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। बबीता ने अपनी बड़ी बहन गीता फोगाट के मामले का हवाला देते हुए डीएसपी के पद पर प्रमोशन मांगी है। गीता फोगाट को कोर्ट से हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया था। डीएसपी के लिए लगाई है क्योंकि जब से 2010 में जब कॉमनवेल्थ मेडल आया है तब मुझे ये सब इंस्पेक्टर की जॉब दी गई थी। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे से जो जिनके अचीवमेंट कम है वो लोग डीएसपी बने हुए हैं और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। अगर प्रमोशन भी देते तो भी मुझे आज मैं डीएसपी बन जाती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा न्यूज चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।